हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 1, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, समीकरणों के निकाय। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। देखिए, रैखिक समीकरण, नियमित स्थिर क्रैमर हल। ठीक है, हम आज क्रैमर सॉल्यूशन पढ़ेंगे और उसके बाद में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कुछ पार्ट और पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लीनियर इक्वेशन, रेगुलर केस, क्रैमर सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास में कोई इक्वेशन है a11 x1 plus a12 x2 plus a1n xn equal to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus a2n xn equal to b2। ये हमारे पास में इस प्रकार n इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम जब मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हैं, तो पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं मैट्रिक्स के लिए। कोई इक्वेशन हमारे पास में रहता है तो इक्वेशन के जो कोफिशिएंट रहते हैं, जैसे कि x1 का कोफिशिएंट a11 हो गया, x2 का कोफिशिएंट a12 हो गया, xn का कोफिशिएंट a1n हो गया, हम उसको प्रॉपर्ली इसी के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स फॉर्म में रखते जाएंगे। मतलब कि a11 a12 अप टू सो ऑन a1n a21 a22 अप टू सो ऑन a2n, इस प्रकार हम वैल्यू को रखते जाते हैं। तो a1n an an1 an2 और प्लस वन an हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रखते हैं तो ऐसा आ जाएगा, डिटर्मिनेंट लग जाएगा दोनों साइड, साइन जो है a11 a12 अप टू वन a1n, इस प्रकार ann तक हम इसको लिख दिए। ये क्या है? गुणांक आव्यूह का सारणिक है। ठीक है, गुणांक किसे कहते हैं? जो कोफिशिएंट होते हैं उसी को हम गुणांक कहते हैं। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो तो रेगुलर कहलाता है। ठीक है, समीकरण का समुच्चय जो है रेगुलर कहलाता है, तथा वह एक अद्वितीय हल लगता है। ठीक है, अगर नॉन जीरो होता है तो उसको रेगुलर कहते हैं, और वो एक अद्वितीय हल लगता है, यूनिक सॉल्यूशन लगता है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, और वो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो कि निम्न संबंध से प्राप्त होता है। देखिए, इसके लिए क्रैमर रूल यही है कि x अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a1, x2 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a2, xn अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ an, और a अपॉन 1 अपॉन a। अब a1 a2 an क्या है, अभी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए, जहां ai डिटरमिनेंट ऑफ आईवे स्तंभ बी एस को के स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यह क्रैमर सॉल्यूशन कहलाता है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होता है तो उसे हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर कहते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर कहलाता है। ठीक है, समीकरणों का समुच्चय सिंगुलर कहलाता है। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो तो उसे हम नॉन सिंगुलर कहते हैं, नॉन सिंगुलर कहते हैं। इसमें एक चीज और याद रखना है आपको कि ये जो बी वाला साइड है, मतलब जो राइट साइड की वैल्यू है, अगर इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब 5 है यहाँ पे, ठीक है, 5 2 7 9 और जो भी 11 यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये सब नंबर्स हैं, तो उसे हम नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा बी जीरो हो जाए, हर एक एलिमेंट बी का जीरो हो जाए, तो उसे हम होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, और अगर नॉन जीरो हो तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे, देखिए हम क्रैमर रूल से एक सॉल्व करते हैं इसको। जैसे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, इसमें थोड़ा अरेंज कर लेता हूं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 2 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 52, 2 प्लस 1 प्लस, एक मिनट, यहाँ पे 2x 5y 7z है, और यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास में दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 52 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या रखना है, जब a निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a, तो राइट साइड की वैल्यू छोड़ते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। से ये 1 1 1 हो गया इसका कोफिशिएंट, ये 1 1 1 आ गया, 2 5 7 हो गया, 2 5 फिर 2, ये y में जो है 2 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए माइनस आना चाहिए। ठीक है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, वो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस जेड, तो 2 2 1 माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब a1 जब निकालेंगे तो x वाला टर्म को हटा देंगे, x वाले टर्म, और जो बचेगा उसको लिखेंगे। देखिए कहाँ पे कौन सा वैल्यू हटा रहे हैं, तो देखिए x वाला टर्म हटा के यहाँ पे आना चाहिए था 1 2 2 आना चाहिए था। ठीक है,
तो 1 2 2 को हटा दिया गया है और उसके जगह पे जो राइट साइड की वैल्यू है उसको रख दिए, जहां पे x आना चाहिए था वहां पे 952 0 आ गया, y का तो पूरा रखा हुआ है 151 और z का रखा हुआ है 17 -1। अब आते हैं a2 में, a2 जब लेते हैं तो y वाला टर्म हटा देते हैं, मतलब कि 151 हट गया और 151 की जगह पे 952 0 आ गया, 952 0 आ गया। अब बाकी जो x में था 122 और जो z में था 17 -1 वो सभी है। A3 में जब आते हैं तो Z वाला जो लाइन है उसको उठा देते हैं, 17 -1 की जगह पे 952 0 आ गया और बाकी जो दो लाइन था वो 122 151 और 952 0 जहां पे Z था उसकी जगह पे। ठीक है, अब हम इन सब का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो डिटरमिनेंट जब निकालते हैं तो x अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आती है, पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a को। तो जब इसको निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a को तो कितना आ जाएगा, देखिए 1, ठीक है 1 और -5 -7 -5 -7, उसके बाद में प्लस इसमें -1 आ जाएगा, फिर -2 एंड -14 आ गया, उसके बाद में देखिए +1 और यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको जब लेते हैं तो 14 + 2 14, अच्छा यहाँ पे ये नहीं आएगा, 2 - 10 2 - 10 आ गया। ठीक है, तो इसके आगे देखिए क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू हमें क्या मिला -12 और यहाँ पे -2 -14 करने पर -16 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस, इन दोनों को माइनस करने पर 2 - 10 इक्वल टू -8 आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या, हमें -12 + 16 -8, तो -12 -8 इक्वल टू -20 और +16 इक्वल टू -4 मिला। ठीक है, ये -4 आ गया, अगर यहाँ पे 1/-4 मिला तो x1 इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इसका भी डिटरमिनेंट आएगा -4, इसका डिटरमिनेंट आएगा -12, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, और इसका डिटरमिनेंट आएगा -20। ठीक है, तो यहां से जब x/-4 आता है इक्वल टू y/-12 आता है इक्वल टू z/-20 आता है इक्वल टू 1/-4। तो देखिए जब इन दोनों टर्म्स को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू -4/-4 आके ये 1 आ जाएगा। सेम वैसे ही -12 यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये जो -12 है यहाँ पे आ गया, इन दोनों टर्म को लेंगे तब क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा -12/-4 इक्वल टू 3 मिल जाएगा, तो y इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू -20 तो -20/-4 करेंगे तो 5 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज आज का। देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या है अगला, असमघात रैखिक समीकरण, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए अगर यहाँ पे वैल्यू है तो नॉन होमोजेनियस, अगर 0 है तो वो होमोजेनियस। ठीक है, तो हमारे पास a के लिए ये हो गया पूरा का पूरा वैल्यू, जो वेक्टर है x वो ऐसा हो गया x1 x2 xn, और जो राइट साइड की वैल्यू है वो b1 b2 bm। हम a और b को कुछ इस फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। देखिए a और b, बीच में डबल डॉट है, इसको हम कहते हैं a ऑगमेंटेड टू b। ठीक है, ये ट्रिपल डॉट नहीं है, डबल डॉट है, a ऑगमेंटेड b, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें a का पूरा एलिमेंट रहेगा और b का पूरा एलिमेंट रहेगा और उसको कुछ इस फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो इसे हम कहते हैं ए ऑगमेंटेड बी। आगे देखिए क्लियर हो जाएगा ये भी। निम्न समीकरणों को आगे विधि से प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हल कीजिए। देखिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, मतलब कि एक 3 इक्वेशन हमारे पास में है, उसको मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसका कोफिशिएंट 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 और क्या हो जाएगा 1 1 1 हो गया, ये 1 - 1 1 हो गया। ठीक है, 2 1 -1 आ जाएगा यहाँ से, और उसका जो वेरिएबल है या फिर वेक्टर कहते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। और तीसरा चीज b इज इक्वल टू 6 2 1। हम a ऑगमेंटेड b कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 1 1 मतलब पूरा का पूरा मैट्रिक्स, और राइट साइड जो वैल्यू थी 6 2 1 उसको लिख दिए। ठीक है, इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि अगर अगर इसका रैंक 3 हो, ठीक है, अगर a का रैंक मतलब मैट्रिक्स a का जो रैंक होगा अगर वो 3 आता है,
और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी ऑफ ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी अगर 3 आता है तब वो वहां पे क्या मिलता है हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है अगर रैंक ए की रैंक क्या है, ए की रैंक और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी अगर 3 से कम हो गया, मतलब कि 2 हो गया अगर, ठीक है 2 हो गया फिर 1 हो गया, 3 से अगर कम हो गया, दोनों इक्वल हैं लेकिन अगर 3 से कम है तो वहां पे आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इन सबको याद रखिएगा। और तीसरा चीज, अगर रैंक ऑफ ए कितना भी आए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी ये भी कितना भी आए, इन दोनों का रैंक अगर अलग अलग है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो है देगा, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और जब नो सॉल्यूशन मिलता है इसी को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। और जब यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अगर मिल गया, हमारे पास में कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल गया, तो उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर सॉल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट कहलाता है, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और यहाँ पे याद रखना है कि अगर रैंक ऑफ या रैंक ऑफ बी दोनों अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर के इक्वल हो गया, ठीक है, जो हाईएस्ट रैंक है उसकी उसके इक्वल हो गया, और दोनों रैंक और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी दोनों इक्वल हैं और वो अपने हाईएस्ट रैंक के बराबर है, तो उसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है लेकिन उसका रैंक 3 से कम हो गया, अगर 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है उसका रैंक 4 से कम हो गया, तब वहां पे हम कहेंगे कि वो, अगर दोनों इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों को इक्वल भी होना चाहिए, अगर इक्वल हैं और यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है और उसका रैंक जो है 2 आ गया दोनों का, और दोनों इक्वल हैं, तो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। और रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी नॉन इक्वल हो, ठीक है, इक्वल ना हो दोनों, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल ना हो, तो वहां पे नो सॉल्यूशन आता है। ठीक है, आगे देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हम इसको सॉल्व करना है, इस फॉर्म में हमें चेंज करना है और इसका रैंक निकालना है, हमें ए का रैंक निकालना है और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक निकालना है। तो देखिए, ए ऑगमेंटेड बी को एसिलॉन फॉर्म में बदलने पर क्या हो जाएगा, संक्रिया लगा के आप एसिलॉन फॉर्म तो सॉल्व कर सकते हो, जैसे जैसे आप संक्रिया लगाओगे सेम वैसे ही आपका पूरे का पूरे इक्वेशन में संक्रिया लगे। जैसे यहाँ पे 1 है, इन दोनों को हमें 0 करना है, तो 0 करने के लिए आप तो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ चेंज हो गया, ठीक है, 1 माइनस ये 1 -1 हो जाएगा तो -2 हो गया, और ये 1 -2 हो जाएगा तो -1 आ गया। ठीक है, -1 है और -2 करेंगे तो -3 आ जाएगा, और ये 1 - 1 होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 - 2 होगा तो -4 आ गया, 1 - 12 होगा तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप संक्रिया देख के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ला लिए इसको, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूँ, एसिलॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद में कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे एसिलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है। ठीक है, एसिलॉन फॉर्म में हम यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, तो स्पष्टता यहाँ से देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है। आप इसका रैंक अगर निकालते हैं, ठीक है, इसका रैंक अगर निकालते हैं तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, 0 रो नहीं है, हर एक रो जो है नॉन जीरो है। ठीक है, मतलब इसमें फर्स्ट नॉन जीरो रो, सेकंड नॉन जीरो रो, थर्ड नॉन जीरो रो, जितने भी नॉन जीरो रो मिलेंगे वही उसका रैंक कहलाता है। तो इसका रैंक क्या हो गया, इसका रैंक हो गया 3। अगर प्रॉपर, ये तो पूरा का पूरा इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हो गया, लेकिन अगर प्रॉपर इस मैट्रिक्स को भी निकालें तब भी उसका रैंक क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, और दोनों उसके ऑर्डर के बराबर हो गए। ठीक है, ऑर्डर था और 3 के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर दोनों इक्वल हैं और रैंक 3 के बराबर हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, अद्वितीय हल हमें प्राप्त हो रहा है। एसलॉन रूप से दिए समीकरणों का रूपांतरित अवयव निम्न है। ठीक है, इस फॉर्म में रूपांतरित कर चुके हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन मिला है, मतलब एक्स वाई जेड प्रॉपर्ली अलग अलग निकल जाएगा, तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो एक्स इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा इन तीनों के साथ में, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 आ गया, y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, और z इक्वल टू 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के साथ में, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है,
x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया सॉल्व। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0 प्लस वाई प्लस 0 और 0 प्लस जेड इक्वल टू 6 3 आ जाएगा। अब करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको इक्वल कर देते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया और z इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे z इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे y और z की वैल्यू हमें मिल चुकी है, उसको यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या मिलेगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 हो गया। इन दोनों की वैल्यू राइट से चेंज किया तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 1 मिला, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 मिला। आगे देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास में, दिखाइए कि निम्न समीकरण असंगत है। असंगत का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा, जब a रैंक ऑफ a, ठीक है, a की जाति या फिर रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b दोनों इक्वल ना हो, तब हमें इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है। तो देखिए इक्वल है कि नहीं देख लेते हैं। तो दिया हुआ समीकरण हमारे पास में है, x इक्वल टू बी, ए हम निकाल लिए, x निकाल लिए, b। अब हम a ऑगमेंटेड b निकालते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं हमारे एसेलॉन फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से हम सॉल्व करने के बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक जो रो मिला, अगर प्रॉपर इसको ले तो रैंक ऑफ ए, एक हमें रो क्या है, जीरो मैट्रिक्स मिल गया, जीरो रो मिल गया, और सिर्फ यहाँ पे दो नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए हमें क्या मिला, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 मिला। लेकिन आप अगर इन सभी को लेंगे तो इसका रैंक क्या मिल जाएगा, तीनों के तीनों, फर्स्ट नॉन जीरो दो, सेकंड नॉन जीरो दो, थर्ड नॉन जीरो दो, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या है, तीन नॉन जीरो दो मिल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या मिला है, 2 मिला है, वन नॉन जीरो दो है, इसलिए रैंक ऑफ ए इक्वल 2 हो गया। और इस पूरे को ले तो 3 नॉन जीरो दो है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू 3 मिल गया, ठीक है। तो दोनों इक्वल नहीं है, सीधी सी बात है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो असंगत है, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। दिखाइए कि निम्न समीकरण असंगत है, इनकंसिस्टेंट, अगर दोनों इक्वल नहीं है मतलब कि वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। देखिए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी नॉट इक्वल टू, दोनों नॉट इक्वल है, अतः दिए हुए समीकरण असंगत हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऑब्वियस विधि से हल कीजिए 2x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 9, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 6, ये हमारे पास दिया हुआ है, हम a निकाल लिए। अब a निकालने के बाद में हम इसका a ऑगमेंटेड b निकालते हैं। तो जब a ऑगमेंटेड b निकालते हैं और उसका हम संक्रिया लगाते हैं, एसलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं, तब क्या होगा देखिए, 1 2 3 0 1 2 0 1 5 और 0 0 1। तो देखिए रैंक ऑफ ए क्या है, अगर इसको देखा जाए तो एक भी नॉन जीरो दो नहीं, सिर्फ रैंक ऑफ ए को देखें तो रैंक ऑफ ए हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, एक भी जीरो नहीं है, तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं। और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, अगर रैंक ऑफ ए 3 है तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी ऑब्वियसली 3 ही, ठीक है। इसकी भी, इसका भी रैंक क्या हो गया, 3 हो गया। तो अगर दोनों इक्वल है तो सिंपल सी बात है, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इसको याद रखिएगा, दोनों इक्वल है, दोनों का रैंक इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 x2 x जो मिला था उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करो इसके, इन तीनों के साथ में, तब हमें क्या मिलेगा, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 मिल गया इक्वल टू 6 मिल गया। और सेकेंड रो से क्या मिला, x2 प्लस 5x3 मिल गया इक्वल टू 3 मिल गया। और थर्ड रो से हमें क्या मिला, x3 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे तो 1 होना चाहिए, ये 1 है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, x3 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 18 मिल गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को x3 को यहाँ पे रखेंगे तो 5 और 5 कट जाए, अच्छा 5 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे, तो 5 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 डिवाइड बाई 18 मिलेगा। तो राइट साइड से चेंज करेंगे तो x1 इक्वल टू, ये x2 है ना, ये x2 है, x2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 25 डिवाइड बाई 18 मिल गया। तो 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 3 इज 54 माइनस 25, ठीक है 25, तो क्या मिल जाएगा, डिवाइड बाई 18, 22 डिवाइड बाई, अच्छा 22 आएगा, अच्छा 29 डिवाइड बाई 18 मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप इसको इसी वैल्यू, दोनों वैल्यू के यहाँ पे रख दो, पुट कर दो यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, x3 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 18 मिल जाएगा, तीनों का वैल्यू प्रॉपर्ली मिल जाएगा। जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तीनों का वैल्यू प्रॉपर मिल जाता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है तब तो तीनों का वैल्यू बिल्कुल प्रॉपर नहीं मिलता है, कोई ना कोई एक ऐसा
जैसे यहाँ पे x1 x2 x3 है, तो कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल होगा जो दूसरे पे डिपेंड करेगा। हो सकता है ऐसा आ जाए x1 इक्वल टू 2x2 और x3 इज इक्वल टू 3x2, इस प्रकार आ जाए। मतलब ये दोनों x1 और x3 जो है x2 की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो x2 पे कुछ कितना भी वैल्यू रखें वो हमेशा सॉल्यूशन देगा, बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और नो सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, तो वहां पे नो सॉल्यूशन हो गया, x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। आगे देखिए, ज्ञात कीजिए लेमडा म्यू के किन मानों के लिए समीकरण इतना। पहला पॉइंट है कोई हल नहीं, दूसरा पॉइंट अद्वितीय हल और तीसरा पॉइंट है अनंत हल। कब कब प्राप्त हो गए इसको देखिए। देखिए अगर लेमडा और म्यू की हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लेमडा इक्वल टू 3, अगर लेमडा इक्वल टू 3 रख देते हैं, 3 रखते हैं, अगर ये 1 2 3 आ गया, ये 1 2 3 आ गया, अगर दोनों को माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। मतलब कि इसका रैंक एक कम हो जाएगा। ठीक है, इसका एक रैंक कम हो जाएगा। तो लेमडा नॉट इक्वल टू 3 हो, अगर 3 हो तब की बात है, अगर 3 हो जाता है तब ये एक कम हो जाएगा इसका रैंक, तो क्या मिलेगा, और ये इसका रैंक क्या है, अगर म्यू को हम कुछ और वैल्यू रख दें, अगर 100 रख देते हैं, ठीक है, कुछ और वैल्यू प्राप्त हो गया, तो क्या मिल जाएगा हमें, अगर इसको 3 रख दें, जैसे यहाँ पे 3 और उसको क्या रख दें 10 रख देते हैं, ठीक है, 10 रख देते हैं, तब क्या मिलता है हमें, अनंत हल प्राप्त होता है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ए का जो रैंक होगा वो भी क्या होगा, 2 होगा, और ए ऑगमेंटेड बी का जो भी रैंक होगा वो भी 2 होगा। दोनों इक्वल हैं लेकिन लेस देन 3 हैं, तो यहाँ पे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। अगर वही लेमडा नॉन 3 हो, ठीक है, 3 के इक्वल ना हो, 3 होगा तभी वो 0 होगा, रैंक कम होगा। 3 अगर नहीं होगा यहाँ पे तो रैंक कम हो ही नहीं सकता, तो रैंक कम नहीं होगा तो इसका जो रैंक है 3 मिलेगा, और इसका रैंक अगर 3 मिलता है तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी 3 मिलेगा। और अगर दोनों का रैंक इक्वल है और हाईएस्ट रैंक है उसका, तो क्या मिल जाएगा, दोनों इक्वल हैं और इसका रैंक जो है 3 है। अतः इस स्थिति में समीकरण जो है कंसिस्टेंट होंगे, संगत होंगे, तथा एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या आता है हमारे पास में कि लेमडा 3 है और म्यू भी 3 है। अच्छा, म्यू जो है 3, तब म्यू इक्वल टू 10। यहाँ तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 3 और म्यू इज इक्वल टू 3, मतलब लेमडा म्यू को नॉन 10 लिए हैं, मतलब 10 के इक्वल नहीं लिए हैं हम। ठीक है, 10 के इक्वल नहीं लिए हैं। अगर 10 के इक्वल नहीं लिए हैं, अगर इसको 10 के इक्वल नहीं लेते हैं तो ए ऑगमेंटेड बी का जो रैंक होगा वो 3 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ए ऑगमेंटेड बी का जो रैंक होगा वो 3 हो जाएगा। लेकिन लेमडा इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो ए का जो रैंक होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो क्या होता है, असंगत हल प्राप्त होता है, मतलब कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, समीकरण असंगत होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो आज के क्वेश्चन में बस इतना ही था। ठीक है, आज के टॉपिक में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।